नमस्कार, मैं अश्विन अघोर, आप देख रहे हैं घनघोर। आज हम ये वीडियो हिंदी में कर रहे हैं। वैसे तो मैं हिंदी में बहुत कम वीडियो करता हूँ, लेकिन आज का वीडियो हिंदी में करने की वजह, एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है जो जियोपॉलिटिक्स और ख़ास करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे अथॉरिटी है। आज हमारे साथ है आरिफ अज़ाकिया सर। सर, घनघोर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग। आरिफ अज़ाकिया सर के बारे में अगर कहना चाहे तो इतना ही कह सकते हैं कि उनकी फैमिली नेटिव ऑफ इंडिया, मतलब जूनागढ़ में अज़ाकिया नाम का एक गांव है गुजरात में, वहाँ की फैमिली है। बंटवारे के बाद सर के पेरेंट्स पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। सर की माताजी भी वहीं पास के एक गांव की है। सर का जन्म भले ही कराची में हुआ हो, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया देखी है और पूरा इतना वास्ट एक्सपीरियंस लेके आज आरिफ सर पूरे दुनिया में जियोपॉलिटिक्स पे एक अथॉरिटी करके जाने जाते हैं। आरिफ सर का शुरुआती लाइफ जो था पाकिस्तान में, वो मुहाजिर कम्युनिटी, मतलब जो बंटवारे के वक्त जो मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, उनको वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का बहुत इशू होता था, वायलेशन होता था। उनके लिए आरिफ सर वहाँ काम करते थे। वहाँ पे उन्होंने राजनीति भी आजमाई, राजनीति में भी हाथ आजमाया। कराची के जमशेद टाउन के मेयर भी रह चुके हैं सर। लेकिन उसके बाद वो बेल्जियम चले गए, फिर वहाँ से फ्रांस, और फिर अभी फ़िलहाल सर लंदन में रहते हैं। लंदन में सेटल हो गए हैं, लेकिन लंदन से पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं, जियोपॉलिटिक्स, एशिया के जियोपॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं। आज हम उनसे कुछ ऐसे ही चंद सवालों पे बात करेंगे, सर से जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, ऑन द बैकड्रॉप ऑफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इजराइल और हमास के बीच में क्या हो रहा है, सर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल परिस्थिति, जो सिचुएशन जो है दुनिया में, वो क्या है। सर, शुरू करते हैं लंदन से। आप लंदन में रहते हैं और फिलहाल जैसा कि सब लोग जानते हैं, इजराइल और हमास के बीच वॉर चल रहा है। हमास के सपोर्ट में दुनिया भर में मुसलमान कम्युनिटी मोर्चे निकाल रही है, अपना सॉलिडेरिटी दिखा रही है। कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि लंदन में भी इसी तरह से कुछ मार्च निकाले गए और लंदन ब्रिज पे लाखों लोग जमा हो गए। खबरों में तो ये दिखाया गया था कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उन्होंने पूरा लंदन हॉस्टेज बना दिया। पुलिस भी चुपचाप देख रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। तो ये लंदन में ये एक्चुअली क्या हो रहा है? मतलब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है इजराइल में, और ये सब लंदन में क्या हो रहा है? मतलब सिचुएशन क्या है लंदन की? देखिए, लंदन का नया नाम जिहादिस्तान बन गया है। लंदन जिहादियों के कब्जे में, ख़ास तौर पे जब से ये सादिक खान पाकिस्तान वाले जिनका मेयर लंदन का बना है, तो बहुत अपीजमेंट होती है मुसलमानों की। जब शियाओं का मुहर्रम आता है तो पूरे लंदन में, सेंट्रल लंदन जो कि आइकॉनिक स्ट्रीट्स हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पिकैडली, वो सब भर जाती हैं शियाओं के जुलूसों से। इसी तरह रबीउल अव्वल में मुख्तलिफ ओकेजन्स पे, जैसे भारत में उन्होंने ऑक्यूपाई कर लेना होता है, ऐसे ही वो वहाँ पे करते हैं। ये जो हमास फ़लस्तीन का, मतलब हमास का और इजराइल का जो मसला हुआ है ना, इसमें खाली लंदन नहीं, पेरिस, जर्मनी, हर जगह इन्होंने ऑक्यूपाई किया, हॉस्टेज बना लिया, और हम हॉस्टेज थे। जिस दिन हमें पता चलता कि सैटरडे संडे वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम घर से नहीं निकलते थे। हमें पता है कि कुछ भी हो सकता है और कंट्रोल से बाहर सिचुएशन जाती नज़र आती है। देखें, हिपोक्रेसी है इसलिए कि 3,77,000 मुसलमान मारे गए यमन में। आपने कभी सुना किसी ने प्रोटेस्ट किया हो? यहाँ तो 18,000 की बात है, जबकि वो भी रिटेलिएशन में हुआ है, जो कि हमास ने अटैक किया था, इनह्यूमन अटैक। तो उस पर क्यों नहीं बोले? 5 लाख सीरिया में मारे गए, उस पर कोई नहीं बोला। 2 मिलियन मुसलमान चाइना के कंसंट्रेशन कैंप में है, मस्जिदों की नक्शे बिगाड़ दिए, गुंबद हटा दिए, मीनार हटा दिए, कुरान नया बना रहे हैं, मोहम्मद नाम पे पाबंदी है, आदमियों को बंद कर दिए कंसंट्रेशन कैंप में, औरतों के साथ
कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सो रहे हैं, किसी ने आवाज़ उठाई? ना पाकिस्तान, ना सऊदी अरब, ना कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, ना ये यूरोप में रहने वाले मुसलमान जो कि इतने ज़्यादा इस वक्त। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ 94 से, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन अटेंड करता हूँ। मैंने चेक किया है कि ये जो जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं ना, वो एजेंडा बेस्ड होते हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट है तो अचानक एजेंडा ऊपर आएगी, उस पर बात होगी, सब कुछ होगा। हमारे लंदन की बात करें ना, पेरिस की बात करें, जैसे मैं फ्रेंच सिटीज़न हूँ तो मेरा फ्रांस से बहुत कनेक्शन है। तो आज हम वहाँ से, कल फ्रांस में आपने देखा इन्होंने हज़ारों गाड़ियाँ जला दी, पूरे शहरों को शहर आग लगा दी। बहाना चाहिए। ये बेसिकली शरिया से भागे हुए मुसलमान हैं, शरिया से भाग के यूरोप आते हैं, फिर कुछ अरसे बाद हराम कमाई से पैसा बना के सब कुछ हो जाता है। अब इनको शरिया याद आती है। जब बच्चे जवान होते हैं तो इनको याद आता है कि बेटी किसी के साथ शादी ना कर ले, ये ना हो, तो शरिया फिर उनको पसंद आने लगती है, वो शरिया यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो जो टॉलरेंस यूरोप में है, जैसे भारत में है, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। इसका एंड एक सिविल वॉर है। आज सिविल वॉर नहीं करते, कल करने को जितना लेट करेंगे उतना, क्योंकि ये वायोलेंट आइडियोलॉजी के बिलीवर होते हैं और ये बगैर वायोलेंस के ख़त्म नहीं हो सकते। और यूरोपियंस इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कब तक? आफ्टर ऑल यूके में 7 से 8% मुसलमान हैं, फ्रांस में 7 से 8% मुसलमान हैं, जर्मनी में इससे कम परसेंटेज है, तो बाकी कौन है? नॉन मुस्लिम। तो फिर जब मार पड़ेगी ना इनको, तो इनको नानी याद आएगी। तो ये वक्त आएगा, अब ये वहाँ की गवर्नमेंट्स अवॉइड कर रही हैं कि सिविल वार हो जाएगी। जैसे अभी जो हमास के प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो काउंटर प्रोटेस्ट वहाँ पे जूइश ने भी निकाले, जिसमें क्रिश्चियंस, इंडियंस, हिंदू सब मिलकर उनकी सपोर्ट में, उन पर पुलिस को क्रैकडाउन होता था, हमास वालों पर पुलिस क्रैकडाउन नहीं होता था। एक हमास वाले ने बहुत ही ज़्यादा गलत प्लेकार्ड उठाया हुआ था कि पूरी दुनिया से यहूदियों को मिटा दो, वो गलत है। पुलिस ने उसको पकड़ा, 2000 मुसलमान पुलिस को घेर के खड़े हो, उसको छुड़वा के ले गए। और उस पर फिर वहाँ का एक्सट्रीम राइट उठा और उन्होंने कहा कि अगर मॉब के हाथ में कानून चला गया तो फिर पुलिस का, कानून का कोई फ़ायदा नहीं। अगर एक क्रिमिनल को पुलिस से मॉब छुड़ा के ले जाती है तो फिर इसका मतलब यूके में कानून ख़त्म हो रहा है। तो अंदर से एक मामला ख़राब होते हैं और वहाँ के जो इंडिजिनियस लोग हैं वो अब नापसंदगी से चीज़ों को देखते हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं सब्र का पैमाना ख़त्म हो जाएगा और फिर वो होगा तो फिर मामला बहुत ख़राब है। इसी बात पे मतलब ऐसा है कि सब्र का पैमाना आप कह रहे हैं कि किसी ना किसी दिन ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ख़त्म होने की प्रोसेस शुरू हो गई। क्योंकि आप देखेंगे हॉलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो एक्सट्रीम राइट विंगर है, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर बनी है वो एक्सट्रीम राइट विंगर है, और वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ बहुत वोकल है। ये हॉलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने तो ओपनली ये बोल दिया है कि आई स्टैंड विथ हिंदूज़, हिंदुओं के साथ मैं खड़ा हूँ, जिनके साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा, हम उनका साथ देंगे। इटली का भी वही स्टैंड रहा है। और कुछ दिनों से अब ये खाली हॉलैंड और इटली दोनों की ही बात नहीं है, ये फ्रांस में भी धीरे धीरे होने लगा है, स्विट्ज़रलैंड में भी होने लगा है। तो ये सब जो मसला है ये खासकर तब शुरू हुआ जब सीरिया से लाखों रेफ्यूजीज यूरोप गए। तो क्या उन रेफ्यूजियों को लेना यूरोप की गलती थी? क्योंकि वो सीरिया से निकल के इस्लामिक कंट्रीज में नहीं गए, इस तरफ दुबई में या अबू धाबी या इधर नहीं आए, वो उधर यूरोप में गए। तो वो भी बस सही, मतलब उनको भी पता था कि अगर हम यहाँ गए तो गोली मार दी जाएगी, तो वहाँ चले गए जहाँ सॉफ्ट टारगेट था। तो क्या इन लाखों रेफ्यूजीज को लेना यूरोप की गलती थी और अब यूरोप उसका खामियाजा भुगत रहा है? देखें, पहले तो सीरियन रेफ्यूजीज की बात करें ना, तो सीरिया का तो बॉर्डर नहीं मिलता, तुर्की का मिलता है।
तो सीरिया से भी मिलता है, यूरोप से भी। तो तुर्की में भी आपको पता है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है। तुर्की ने ये काम किया कि ये भर भर के, और सीरिया में भी जो IS बनी थी वो तुर्की की मदद से बनी थी। तो वो जो टेररिस्ट सारे भाग रहे थे उनको सबको इधर भेजे, जब यहाँ पे क्राइम का हाल खराब हुआ। उस वक्त तो जर्मनी में एंजेला मेर्केल थी, उसने वेलकम किया। लोग सड़कों पे फ्रूट के थैले लेके खड़े थे कि ये लो। उसका नतीजा ये निकला कि आज जर्मनी में शाम को 6 बजे के बाद लड़की का निकलना मुश्किल हो गया। और इवन जर्मनी का एक इलाका है स्टुटगार्ट, बड़ा अमीर इलाका है, वहाँ पे IBM मर्सिडीज़ की फैक्ट्रियाँ हैं और जर्मनी का रिचेस्ट इलाका है। वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने लड़कियों को मशवरा दिया कि शाम को 6 बजे के बाद अकेले घर से नहीं निकला करो। लड़कों के रेप करके मर्डर हो गए। पेटी क्राइम तो आम है, मोबाइल छीनना, चेन छीनना, पर्स छीनना। तो ये गलती नहीं, गुनाह है जो इन्होंने किया है। दूसरा जो आप कह रहे थे राइट विंग्स की, तो हॉलैंड के खैरत विल्डर हैं जो, ये काफ़ी अरसे से पार्लियामेंट में हैं और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये इस हद तक मेजॉरिटी ले जाएंगे। पिछले 20 साल में हॉलैंड के तमाम इलेक्शन में किसी पार्टी ने 37 सीटें नहीं ली हैं जो इसने ली हैं। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि हॉलैंड है ना, वो एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे किसी को मेजॉरिटी तो मिलती नहीं। 150 का हाउस है, 20-25 सीटें, तो 5-6 पार्टियाँ मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं। अब इस वक्त इसके पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन 37 सीटें हैं। अभी इसका अलायंस नहीं बना, क्योंकि इसका जो व्यू है वो मैं नहीं कहूँगा कि रेसिस्ट है, मैं नहीं कहूँगा कि फैशिस्ट है, वो नेशनलिस्ट है। वो अपनी नेशन को बचाना चाहता है। नेशन को हिंदुओं से नहीं खतरा, नेशन को सिखों से नहीं खतरा, नेशन को खतरा है मुसलमान जो अपनी आइडियोलॉजी इम्पोज करना चाहते हैं। ये ओपनली बर्न द कुरान मूवमेंट को सपोर्ट करता है। और ये इसने कह दिया है कि मैं किसी मुसलमान को जिसको हॉलैंड की नेशनलिटी मिल गई है, मैं नहीं कह रहा तुम चले जाओ, लेकिन हाँ, अगर तुम हॉलैंड के संविधान को नहीं मानते, हॉलैंड को लॉ को नहीं मानते, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को नहीं मानते, तो निकल लो, इधर रहने की ज़रूरत नहीं। यही अभी इसने इलेक्शन जीतने के बाद भी बार बार ये बातें की हैं कि इस्लाम हमारी कल्चर से मैच नहीं खाता। इसी तरह इटली में भी जो आई हैं जॉर्जियो, ये परसों तरसों इन्होंने एक बयान दिया है कि इस्लाम इज़ नॉट कंपैटिबल विथ आवर कल्चरल वैल्यूज़। और किसी सूरत में इस्लाम तैयार ही नहीं है किसी और कल्चर के साथ बैठने को। वो चाहते हैं कि हमारी ही इम्पोजिंग कल्चर हो, तो इस्लाम के साथ हमारा गुजारा नहीं। ऑस्ट्रिया में एक्सट्रीम राइट बहुत राइज पे है, और इस वक्त ऑस्ट्रिया में जो रूलिंग अलायंस है उसका पार्ट है। फिनलैंड में भी, फ्रांस में मारिन लोपेन है जो कि एक्सट्रीम राइट की पॉलिटिशियन है। इनका फादर जो मारिन लोपेन भी एक्सट्रीम राइट का था। और मुझे याद है कि मेरे पास फ्रेंच नेशनलिटी है, तो मेरा पहला वोट था 97 में, शायद 97 में या 96 में। तो उस वक्त जैक शिराक फ्रांस का प्रेसिडेंट था। तो हम जितने नए नए इमिग्रेंट थे, हम सब भागे थे कि मैरिन लोपेन, जो हमारे लोपेन ना आ जाए कहीं। उस वक्त ये हाल था। आज मैं अपने घर में बीवी बच्चों को कहता हूँ कि आज मैं मैरिन लोपेन को वोट दूँगा, क्योंकि वो फ्रांस का नेशनल आइडेंटिटी को रिवाइव कर रही है। लेकिन आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री में आया था। उस वक्त क्या था कि चर्च और बादशाह हर मुल्क के जुल्म करते थे, आम आदमी पे ब्लेसफेमी के नाम पे लटका दिया ये वो। फ्रांस में भूख से मर रहे थे लोग, तो वहाँ पे एक ब्लडी रेवोल्यूशन आया जिसमें इतना खून बहा, सब कुछ हुआ। उसको देख के इंग्लैंड में बगैर ब्लड के रेवोल्यूशन आ गया। उन्होंने फ़ौरन पार्लियामेंट को राइट्स दे दिए, बादशाह ने अपने राइट। इसी तरह ये जो विक्ट्रीज देख के अब बाकी कंट्रीज़ की जो रूलिंग पार्टीज़ हैं ना, जो बड़ी पार्टियाँ, वो भी चेंज कर रही हैं। जैसे कल फ्रांस ने एंटी इमिग्रेशन लॉ पास कराया अपनी पार्लियामेंट से, और कई मिनिस्टरों ने रिज़ाइन कर दिया कि हमें ये लॉ पसंद नहीं, ये गलत है, इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन इंसानियत आप उनके साथ करो जो इंसानियत पे बिलीव करते हैं। ये तो इंसानियत पे बिलीव करते हैं, ये तो मतलब टोटल वायलेंस पे बिलीव करते हैं। तो अब ये बड़ी पार्टियां चेंज हो रही हैं।
इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले आया एंटी इमिग्रेशन लॉ, लेकिन उसको हमारी सुएला ब्रेवरमैन हैं जो एक्स होम मिनिस्टर, उनको ऋषि सुनक ने निकाल दिया था अभी, क्योंकि उन्होंने कहा था जब हमास के प्रोटेस्ट हो रहे थे कि ये जितने भी हमास वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना हेड स्पीचर है, तो उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप होम मिनिस्टर होते हुए हेड स्पीचर कैसे कह सकते हैं। ये वो ऋषि सुनक ने उनको नौकरी से निकाल दिया। इन्होंने ये जो एंटी इमिग्रेशन 2 हफ्ते पहले लॉ आया ना इंग्लैंड में, ब्रेवरमैन ने कहा ये गलत है, तुमने तो हल्का फुल्का लॉ बनाया है, यहाँ पे सख्ती की ज़रूरत है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये शुरू हो चुका है, और जर्मनी में भी इस बार टफ सिचुएशन होगी इलेक्शन में, और अगले तमाम इलेक्शन में। देखिए इंग्लैंड में हम देखते हैं एक्सट्रीम राइट के मेरे कई दोस्त हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, जो वो हमसे खुश हैं, क्योंकि हम उनकी कल्चर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे कि भाई तुम हमारे लिए बदलो चीज़ें, अगर बदलना है तो सऊदी अरब चले जाओ भाई, जिस मुसलमान को यहाँ पसंद नहीं 56 इस्लामिक तो किसी में भी चले जाओ, नेशनलिटी है तुम वहाँ के पास, तुमको तो मसला भी नहीं, चले जाओ वहाँ जाकर रहो, दुबई में रहो, पाकिस्तान में रहो, अफगानिस्तान में रहो, इतना ही ज़्यादा तुम्हें मसला है। तो इनकी तुम वैल्यूज़ क्यों चेंज करना चाहते हो? 6-8% पॉपुलेशन मैक्सिमम है, 92% इनके नॉन मुस्लिम है। वहाँ पे अब रेजेंटमेंट आ रहा है, वहाँ पे अब बेचैनी हो रही है उनको कि यार ये बड़ा मसला हो रहा है। तो अगेन आई विल से एक सिविल वार आएगी अगर जिस तरह खैरत मिल्डर अगर आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो वो लॉज लाएगा, वो ऐसे लॉज लाएगा जिसमें फिर सख्ती होगी, कानून सख्ती से वो करेगा। हमारे इंग्लैंड में एक आदमी ने 13 साल की लड़की का रेप किया, पाकिस्तानी आदमी ने, जज ने इसको छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि इसने कहा कि एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ये जुर्म नहीं है। अच्छा। तो इस बेचारे को पता नहीं था, इसलिए इस तरह की अपीजमेंट होती है। तो सख्त लेजिस्लेशन चाहिए, सख्ती से पकड़ना होगा। जर्मनी में एक आदमी को इसी तरह रेपिस्ट था, वो इसको इसलिए छोड़ा कि जेल में जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, ये अपीजमेंट होती है। जैसे इधर भी ऐसा होता है कि अगर कोई मुसलमान कोई क्राइम करेगा तो नाम नहीं लिखेंगे, हिंदू क्राइम करेगा तो पूरा माँ बाप दादा का नाम लिखेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा हिंदू ने क्राइम किया। ये वहाँ भी चलता है, डरते हैं कि यार ये वायोलेंट लोग हैं, कब तक? तो आज हॉलैंड में अगर लेजिस्लेशन सख्त हो गई तो हॉलैंड का मामला तो सुधर जाएगा। लेकिन मैंने 20 साल बेल्जियम में गुजारे हैं, बेल्जियम का हाल सबसे ज़्यादा खराब है। वहाँ तो मतलब आप समझें कि इलाके के इलाके नोबो एरिया बने हुए हैं, और हद से ज़्यादा मामला खराब है। छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ की आबादी है पूरे बेल्जियम की। ब्रसल शहर जो कैपिटल है 10 लाख की आबादी है, इलाके पूरे उनके ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ये सब या तो लेजिस्लेशन सब करो, आर्मी को बुला लो भाई। अभी फ्रांस में जो कुछ महीनों पहले जो हुए थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने आर्मी बुलाई थी, तो पूरे शहरों में आर्मी फैला दी, कंट्रोल से बाहर हो गई थी। आर्मी किसके लिए? आपके जम्मू एंड कश्मीर में मामला खराब हुए तो आर्मी बुलाई ना। आर्मी आपके देश की इंटरनल एक्सटर्नल पूरी सिक्योरिटी के लिए, आर्मी बुलाएं, लोग इम्पोज करें। जो गलत काम कर रहा है, इतना सीसीटीवी लगा हुआ है, फौरन नजर आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है। आप कानून की पाबंदी करवाएं, सख्ती से कानून बनाएं कि ये गलत है, ये करना गलत है, ये करना गलत है, सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है, तब तक मसला हल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सीरियन रेफ्यूजीज यूरोप में आए और उनका जो वेलकम हुआ, क्या महापाप किया है जिसकी सजा भुगत रहे हैं। मतलब स्विट्ज़रलैंड में भी जो माइग्रेंट्स है वो तो अभी नेशनल फ्लैग पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि वो जो रेड क्रॉस है वो हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करता है, नेशनल फ्लैग चेंज करो, यहाँ तक बातें आ गई। तो अभी हम थोड़ा भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं। तो इस समय जो भारत और पाकिस्तान के जिस तरह से संबंध है, पाकिस्तान में जो घटनाएं हो रही है, कुछ अज्ञात लोग आतंकवादियों को मार रहे हैं, या वो लोग हैं जिन्होंने भारत में या तो टेरर अटैक मास्टरमाइंड किए हैं या एग्जीक्यूट किए हैं। तो ये सब जो हो रहा है, ये आगे जाके कहाँ तक जाएगा? और आपको इस पूरे बैकड्रॉप पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मतलब एक तरफ बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रॉब्लम है, बाकी देश में ये सब हो रहा है,
फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन पाकिस्तान की बहुत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान का आगे क्या होगा और उसका भारत पे क्या असर है? उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले आपने अपने सवाल के शुरू में जो अज्ञात लोगों की बात की है, तो ये सब मोदी जी का कसूर है। इसलिए कि हमारे पाकिस्तान की एक प्रोडक्शन है टेररिस्ट, वो सारे टेररिस्ट मोदी जी ने जॉबलेस कर दिए। पहले तो उनको जॉब्स मिल जाती थी, कश्मीर इधर आओ उधर जाओ अफ़गानिस्तान जाओ। अब क्या है कि मोदी जी ने, आपकी आर्मी ने इतनी सख्ती कर दी कि इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं रही, वो घर बैठ के जॉबलेस अलाउंस पर चल रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी है नहीं, तो इनको ISI ख़त्म कर रही है, वो बोझ बन गए हैं। और अगर इनको काम नहीं मिला ना, तो ये दूसरे ग्रुपों से मिलके, जैसे आज पाकिस्तान में कितना टेररिज्म हो रहा है, ये कौन कर रहा है? रॉ नहीं कर रही, अफ़गानिस्तान नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के पख्तून है। TTP लोगों को ये इंप्रेशन दिया जाता है कि अफ़गानिस्तान की पार्टी है, इट इज़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तानी नेशनल है सारे के सारे। अब ये वो जॉबलेस लोग हैं, तो ये अब इनके ऊपर अटैक कर, उनको मरना मारना आता है, उनको आइडियोलॉजी भी वही सिखाई गई है, तो वो यही काम कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान। तो अब जहाँ जहाँ ISI को लगता है कि जो जो बोझ बन गया है, या जैसे आपने कहा कि ये भारत में बड़े बड़े कांड के मास्टरमाइंड थे, अब ये बोझ बन गए हैं। वैसे ही मुश्किल से FATF से निकला है, हाँ, मारते जाओ। बदनाम कौन हो रहा है? इंडिया करवा रही है। इनके भारत पाकिस्तान में एक डायलॉग मशहूर है, इसमें राह शामिल है। तो ये राह का चक्कर में भारत बदनाम, आपका भी काम हो रहा है, आपके खर्चे कम हो रहे हैं कि ये सब अब बेकार लोग हैं, ये हो गया। अब आपने कहा मुस्तकबिल, तो देखें बलूचिस्तान में एक फुल फ्लेज जंग चल रही है, KPK में एक फुल फ्लेज जंग चल रही है। इकोनॉमी की ये सिचुएशन है कि $7 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक पाकिस्तान का फिस्कल ईयर होता है। तो इस साल 1 जुलाई से अब तक पाकिस्तान ने वो $5.8 बिलियन की लोन रीपेमेंट की है। फिस्कल ईयर में $25 बिलियन की आपने लोन रीपेमेंट करनी है, तो आपने 6 महीने में सिर्फ 5.8 बिलियन किया है। 19.2 बिलियन अगले 6 महीने में करना है। 7 बिलियन आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कहाँ से लाओगे? दूसरा क्या है, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि आपके हर कंट्री का एक बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है कि आप अगर 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 90 रुपये का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यू आर इन गुड पोजीशन, क्योंकि आप 10 प्लस में हैं। लेकिन अगर आप 100 रुपये का इंपोर्ट कर रहे हैं और 50 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी तबाह हो गई है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी इंपोर्ट बेस्ड है। आपके यहाँ गंदम तक बाहर से मंगाई जा रही है, जबकि ब्रिटिश इंडिया की मोस्ट फर्टाइल लैंड पाकिस्तान को मिली थी। आज गंदम आपके पास है नहीं, आपके पास चावल है नहीं, आपके पास पानी है नहीं, पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की क्राइसिस है। ये सब बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो आपके पास तो डॉलर ही नहीं है, इंपोर्ट तो डॉलर से होगी। ऑलरेडी आपको $19.2 बिलियन आपने 6 महीने में देने हैं। इसीलिए आसिम मुनीर अभी गया था अमेरिका में, क्योंकि सऊदी अरब के पास जाते हैं, शेख साहब पाँव पकड़ के मदद कर दो, आप हमारे कफील हो। शेख साहब ने कहा अच्छा भाई आपको 2 बिलियन दिए थे ना, वो 31 दिसंबर को, ये अभी की बात है 2 महीने पहले, 31 दिसंबर को आपने वापस करने का वादा किया था, चलो उसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं, चलो 2 साल बाद देते हैं। इससे ज़्यादा शेख साहब नहीं माने। वही दुबई के शेख साहब ने 1 बिलियन के लिए इसी तरह कर दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के उसको कहा कि आपने हमें उधार पे पेट्रोल दिया है 31 दिसंबर तक, अब अगले साल के लिए भी उधार पे पेट्रोल। उन्होंने कहा हम सोचेंगे, तो कोई देने को तैयार नहीं। चाइना से कहा तो चाइना ने कहा हमने ऑलरेडी औकात से ज़्यादा दे दिया तुम्हें। अब चाइना क्या करता है, चाइना की लोन रिपेमेंट होती है ना, सपोज़ 500 मिलियन की, वो कहते हैं पैसे दो, अगले दिन वही 500 फिर उधार पे दे देता है। चाइना की बैंकें इंटरेस्ट कमा रही हैं भारी उस पर। लेकिन ये जो $19 बिलियन कोई नहीं दे सकता सिवाय अमेरिका के। तो ये आसिम मुनीर गए थे 3 वजह से अमेरिका के। एक तो ये कि डॉलर दो, दूसरा ये है कि ये भारत का एक होम मिनिस्टर है ना अमित शाह, वो बार बार पीओके कर रहा है आजकल। 24 सीटें इसने पार्लियामेंट में रख दी हैं पीओके के लिए। इसका मतलब कुछ डिज़ाइन है। तो माई बाप हमारी आर्मी तो 71 में 93,000 पतलून छोड़ के आई है। अब हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, बहुत मारते हैं भाई। तो हम नहीं लड़ सकेंगे तो हमारा कश्मीर बचा लो।
दूसरा, अफ़गानिस्तान के तालिबान हमारे पीछे पड़े हुए हैं, टीटीपी को पनाह दे रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे फौजी केपीके जाने को तैयार नहीं हो रहे कि वहाँ तो मौत का रक्स चल रहा है। तो कुछ करो। ये 3 एजेंडे थे। तो क्या होगा मुस्तकबिल आप खुद देख लें कि आपके पास कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान केपीके में फुल फ्लेज सिविल वार चल रही है। पॉलिटिकल जो आपका इस वक्त सिचुएशन है, आप इलेक्शन नहीं करा पा रहे क्योंकि जिस इमरान खान को आपने अमेरिका के कहने पे निकाला था, वो इमरान खान का एग्ज़िट पोल बता रहे हैं 80% 90% पॉपुलरिटी। आप इलेक्शन कराओगे, इमरान खान जीतेगा। इसने ये भी अमेरिका में कोशिश की कि इलेक्शन डिले करने की इजाज़त मिल जाए, तो अमेरिका ने कहा नहीं भाई, डेमोक्रेसी हमारा सबसे बड़ा ड्रामा है, हमारा सबसे बड़ा ढकोसला है, डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये आसिम मुनीर ने कल अमेरिका से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा और थिंक टैंक्स की एक कॉन्फ्रेंस थी। उसमें कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अब ये इलेक्शन कैसे होंगे कि इमरान खान को तो डिस्क्वालीफाई किया है, अब उसकी पार्टी के साथ भी ये हो रहा है कि जो नॉमिनेशन फॉर्म्स लेके आ रहा है ना अदालत से, रास्ते में या इसके घर पे छापा मार के पुलिस जाके नॉमिनेशन फॉर्म फाड़ के फेंक देती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो इस तरह करके पूरी रिगिंग करके किसी तरह भी नवाज़ शरीफ को लाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में वैसे ही अब एक इंसर्जेंसी टाइप की चीज़ पल रही है, क्योंकि इमरान खान की बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हो गई है। और अगर इन्होंने इमरान खान को जेल में मार दिया या अदालत के ज़रिए भुट्टो की तरह लटका दिया, तो खून खराबा शुरू होगा पंजाब में भी। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल वैसे तो कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, लेकिन जब तक अमेरिका है ना तब तक ही चल रहा है, वरना तो पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट कब की गुजर चुकी है। या अमेरिका ने इसके जियोपॉलिटिकल रीजनल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है जो, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया, ये 4 कंट्रीज़ ऑफ कंसर्न हैं अमेरिका के लिए। इनके बीच में पाकिस्तान इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान इसका ग़ुलाम है, इसलिए जब जो चाहे पाकिस्तान से करवा सकता है, इसलिए इसको बचा के रखा है। तो मैं समझता हूँ जिस दिन भारत ने कन्विंस कर दिया ना अमेरिका को कि ये बोझ है तुम पे भी और तुम्हारे साथ डबल क्रॉस करता आया है, तुम 20 साल तालिबान से लड़ते रहे, 2001 से 2021 ये तालिबान को अपने पास छुपा के रखा था, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा था, तुम्हें बताता तक नहीं था। तो पाकिस्तान तुम्हारे लिए भी बोझ है। ट्रंप की समझ में आ गई थी ये बात। ट्रंप ने खुल के कहा था कि हमने $32 बिलियन पाकिस्तान को वार ऑन टेररिज्म के लिए दिए, वो हमें ही मारने के लिए तालिबान को मदद करता रहा। इनकी समझ में नहीं आ रहा बाइडेन साहब की। तो अगर अमेरिका आज तैयार हो जाए और भारत के साथ वो जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम इस वक्त भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इसके बजाय भारत को बराबरी की वो चाहता है, भारत से ताल्लुकात बहुत अच्छे चाहता है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो बराबरी पे नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है थोड़ा नीचे रहे भारत। भारत साहब कहता है कि भाई बराबरी की बुनियाद पर हम तुम्हारे मोहताज थोड़ी, हम पाकिस्तान थोड़ी हैं। तो भारत से जिस दिन अमेरिका ने सही से गठजोड़ कर लिया, गठबंधन कर लिया, पाकिस्तान ख़त्म। अब एक यूजुअल मतलब ऑब्वियस क्वेश्चन, कुछ दिन पहले दाऊद के मरने की खबर आई थी, पॉइजनिंग हो गया, कराची के एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया है, पूरा फ्लोर खाली कर दिया, वहाँ सिर्फ दाऊद है। पूरी दुनिया भर में हेडलाइन, इंडिया में भी हेडलाइन। इंडिया में कुछ लोगों ने जश्न मनाए, कुछ लोगों ने मातम मनाए। इसकी सच्चाई क्या है? सही में दाऊद के साथ ऐसा कुछ हुआ है या ये खबर किसी ने उड़ा दी? देखिए, पहली बात तो यह कि दुनिया में किसी ने इस खबर को नहीं उठाया, इंडियन मीडिया ने उठाई। इंडियन मीडिया भी अक्सर क्या करता है कि बगैर किसी वेरिफिकेशन के, दाऊद इब्राहिम है ना FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, यूनाइटेड नेशंस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में। पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम नहीं है, तो आज पाकिस्तान एक्सेप्ट कैसे करेगा? करेक्ट, फ़ौरन FATF की ब्लैक लिस्ट में जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि आसिम मुनीर अमेरिका गया था, उसको पाकिस्तान को ये डर था कि इंडियन मीडिया आसिम मुनीर के ऊपर पूरी नज़र रख के खबरें चलाएगा। तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आपको पता है यहाँ से कमाते हैं सारे, वो ISI के एजेंडे पे भी काम करते हैं। तो उनको कहा गया कि ये खबर फैलाओ ताकि पूरा इंडिया मीडिया इधर से लग जाए, तो आसिम मुनीर सुकून से अपना काम कर रहे। 3 दिन इंडियन मीडिया दाऊद इब्राहिम के पीछे लगा रहा। दाऊद इब्राहिम जिंदा है,
पाकिस्तान में। अब उसकी मैं कोई कंफर्मेशन इसलिए नहीं दे सकता कि मैं तो छोड़ें CIA और रॉ इतनी बड़ी एजेंसीज हैं, 1980 के बाद उनके पास कोई पिक्चर नहीं है दाऊद इब्राहिम, तो मैं कैसे वो कर सकता हूँ। लेकिन मेरे अपने जो सोर्सेज हैं, क्योंकि मैं मेमन कम्युनिटी से हूँ, जब 2005 से 2007 में मेयर था कराची में जमशेद टाउन का, तो हमारे मेमन बिजनेसमैन कई आते थे मिलने, तो वो उनमें से कई बिल्डर जो थे वो कहते थे हम दाऊद इब्राहिम के पार्टनर हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का बड़ा नेटवर्क है ख़ासतौर पर कराची में बिल्डर्स। फिर इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है? एक्सटॉर्शन। पहले यहाँ से करता था, अब वहाँ से करता है, तो है तो एक्टिव। जावेद मियाँदाद का समधी भी है, खबर ये है कि एक्टिव है। जहर वाली खबर तो बिल्कुल झूठी, मरा नहीं मरा। अब एक बार और भी चीज़ है कि मर जाएगा तो क्या पाकिस्तान बताएगा? पाकिस्तान चुपचाप उसको दफना देगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। और इस वक्त वैसे भी दाऊद इब्राहिम है ना, इनके लिए लाइबिलिटी बन गई है, क्योंकि किसी काम का तो रहा नहीं। अब इसका भारत में कुछ चल वल तो रहा नहीं है। पहले तो सरकारें भी ऐसी थीं जो अपीजमेंट करती थी इनकी, अब की सरकार तो उसके लिए सारे काम बंद कर दिए। वहाँ पे ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है, तो आर्मी कहती है हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे, बाकी कोई ना करे। तो हो सकता है किसी दिन मार भी दें इसको, लेकिन अभी जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, ये ज़िंदा है, हेल्दी है और अपने धंधे चला रहा है। सर, एक बात ये है कि पाकिस्तान और भारत के जो पॉलिटिकल संबंध है वो जैसे भी है, स्ट्रेंड है, दुश्मनी है, स्टेट ऑफ वॉर में है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो भारत के बारे में क्या सोचता है? भारत के बारे में वहाँ एक कॉमन सिटीज़न में क्या परसेप्शन है? 3-4 चीज़ें। पहली तो ये कि आप एक इंडियन आज टूरिस्ट वीज़ा लेके पाकिस्तान जाएंगे ना, किसी को पता चलेगा ना कि आप इंडिया से आए हो, आपकी खूब खिदमत करेगा। ठीक है। दूसरी बात कि आज के भारत के बारे में पाकिस्तान क्या सोचता है, तो 90% पाकिस्तानी नमाज के बाद ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें भी मोदी दे, क्योंकि मोदी ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, तो हमें भी एक मोदी दे। अब आते हैं असल की तरफ। पहले दिन 4 साल की उम्र में जब हमें मदरसा भेजा जाता है ना, तो हमें कहा जाता है कि तुम मुसलमान हो, सिर्फ तुम सही हो, और यहूद व हुनूद तुम्हारे दुश्मन हैं, यानी यहूदी और हिंदू तुम्हारे दुश्मन हैं। उनको ख़त्म करना प्रॉफिट मोहम्मद की भविष्यवाणी है, पेशिंग गोई है। जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे मामला सही नहीं होंगे। हिंदुस्तान तुम्हारा है, उस पर हिंदुओं ने कब्ज़ा किया हुआ है, ये हमें 4 साल की उम्र से पढ़ाया जाता है। तो मोहब्बत नहीं है किसी को भी भारत से। एक इंडिविजुअल जाता है तो उसकी खिदमत ज़रूर कर देंगे, रश्क से, जेलसी से देखते हैं कि भारत कहाँ जा रहा है। मामूली मिसाल है कि मैं आज 33 साल बाद मुंबई आया हूँ। मैं 1990 में आया था ना, तो मुझे 100 पाकिस्तानी रुपये के 120 इंडियन रुपये मिले थे। आज एक इंडियन रुपये के 300 पाकिस्तानी रुपये हो गए, 100 के 300। तो इसका मतलब तरक्की हुई। ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे भी है कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो एक पाकिस्तानी रुपये का 8 टका था, आज 1 टके के 2.5-3 पाकिस्तानी रुपये हैं। तो पाकिस्तान सिंकिंग, भारत ऊपर जा रहा है, तो ये जेलस फील करते हैं। और सिर्फ इसी में नहीं, पैसे की इकोनॉमी में नहीं, 90s में 80s में क्रिकेट में पाकिस्तान भारत को हराता रहता था, आज भारत पाकिस्तान को हराता रहता है। फिल्मों में, स्पोर्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, दुनिया का हर सेलिब्रिटी, हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो भारत आए, भारत में काम करे। अगर स्पोर्ट्समैन है, एक्टर है, तो बिजनेसमैन है, तो इन्वेस्टमेंट करे। कोई एक पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं होता। तो ये चीज़ें देखता है ना पाकिस्तानी, तो वो कहता है कि हमारे पॉलिटिशियन ने बर्बाद कर दिया, हमारी आर्मी ने बर्बाद कर दिया। वहाँ के पॉलिटिशियन जेन्युइन हैं, अपने देश का सोचते हैं, तो लेकिन नफ़रत है आज भी जहन के। और ये बात खाली पाकिस्तान के मुसलमान नहीं, पूरे साउथ एशिया के मुसलमान के जहन के कोने में है कि एक दिन ग़ज़वा हिंद होगा और हम जीतेंगे
और हमारा वो होगा। हालांकि ये ग़ज़वा हिंद की हदीस प्रॉफिट मोहम्मद की नहीं है, अंग्रेज़ की है, अंग्रेज़ में की है। क्यों? जब गज़नवी आया था तो उसने कहा कि मैं ग़ज़वा हिंद करने आया हूँ, वरना वो तुम कहता ना कि मैं ग़ज़वा हिंद करने आया हूँ, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने भविष्यवाणी की थी। अब्दाली आया, बाबर आया, कितने आए, किसी ने नहीं कहा। तो ये ग़ज़वा हिंद अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम को ब्रिटिश इंडिया में डिवाइड करने के लिए एक शोशा छोड़ा था। तो ये एक फेक हदीस को बेस बना के आज मदरसों में मुसलमानों के जहन में ये डाला जाता है। अगर ग़ज़वा हिंद होना था ना तो 71 में हो गया। सर, आप आज हमारे यहाँ आए और मेरे दर्शकों को इतनी डिटेल में भारत, पाकिस्तान और एक पूरा जियोपॉलिटिक्स के बारे में आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये तो आपका बड़ापन है, आपने इतना मौका दिया। थैंक यू वेरी मच और सबको शुक्रिया। जय हिंद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।